जी, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। इसको काला यरकान भी कहते हैं और हेपेटाइटिस जिसको उर्फ़े आम में हम हेपेटाइटिस कहते हैं, ये वही है। और इसको मेडिकल की ज़ुबान में क्रोनिक हेपेटाइटिस, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस सी भी कहते हैं। ये एक ब्लड बॉर्न वायरस है। यूजली ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जहाँ पे पानी गंदा होगा, खाने पीने की चीज़ें खालिस और साफ़ नहीं होंगी, वहाँ पे ये ज़्यादा स्प्रेड होता है। लेकिन ये इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो वाटर नहीं है। दिस इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न वायरस। इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो ब्लड है और ब्लड की प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि ये सबसे ज़्यादा उन जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे सिरिंजेस रीयूज़ होती हैं, सर्जिकल आलात जैसे कि दांत बनाने वाले आलात, और ऑपरेशन में यूजली क्वैक्स, गायनी की जो क्वैक्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो अनस्टरलाइज्ड और गंदे इंस्ट्रूमेंट्स रीयूज़ करते हैं बार बार एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, उन उसमें ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा जो बार्बर्स के टूल्स हैं उनके थ्रू भी ये स्प्रेड होता है। इस वाले से काफ़ी अवेयरनेस आई है, लोग बार्बर का ब्लेड चेंज करवाते हैं, लेकिन ब्लेड चेंजिंग इज़ नॉट एनफ। बाकी टूल्स तो बार्बर के वही होते हैं, बार्बर के हैंड्स वही होते हैं। इवन के हैंड्स को वॉश करने से भी ये वायरस उनके ऊपर से इतनी आसानी से नहीं उतरता। तो बार्बर शॉप्स इसका एक ज़रिया है। उसके लिए हर बंदे को पर्सनल बार्बर किट जो कि 1,500-2,000 रुपये की आ जाती है, वो रखनी चाहिए। उसके अलावा जो बच्चियों के कान और नाक छिदवाते हैं, उस वो भी एक टूल है, उसमें भी डिस्पोजेबल जो चीज़ें हैं वो यूज़ करनी चाहिए। इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनसे ये वायरस स्प्रेड होता है। बाकी ये वायरस चूँकि हेपेटाइटिस इसको कहते हैं, हेपेटाइटिस इज़ रिलेटेड टू लिवर। लिवर की जो भी सोजिश होगी, जो भी इंजरी होगी, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ये वायरस चूँकि ब्लड से ट्रैवल करता करता इसका जो एक्सप्रेशन है वो है लिवर के अंदर है, ये लिवर को ही डैमेज करता है। तो उसमें ये होता है कि ये चूँकि एक आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस इनकम्प्लीट वायरस होता है, इसके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव वैक्सीन नहीं बन सकती। तो ये वायरस ब्लड से ट्रैवल करता करता लिवर में पहुंच जाएगा और लिवर से ये उसकी जीनोम में, आपकी जीनोम में ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जब जीनोम में इनकॉर्पोरेट होगा तो फिर ये होस्ट यानी कि इंसान के जो एंजाइम्स हैं, उसकी न्यूट्रिशन है, उसकी एनर्जी है, उसी को यूज़ करता है और इंसान को नुकसान पहुंचाता है। इसकी तशख़ीस के लिए इसका सबसे पहले तो ये बात है कि ये इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, या इसको जिसको हम लेटेंसी फेज़ कहते हैं। लेटेंसी फेज़ में ये रेप्लिकेट कर रहा होता है और बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्सेस जनरेट कर रहा होता है, तो उस वक्त इसको डिटेक्ट करना ज़रा मुश्किल काम होता है। तो इसका जो इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो यूजुअली इसकी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि आपकी बॉडी वायरस के अगेंस्ट डेवलप करती है। तो एंटी एच सी वी उसको हम कह सकते हैं, एच सी वी स्टैंड्स फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस। तो वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो इसका फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, लेकिन एंटीबॉडीज़ को आते आते 4-6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक भी लग जाते हैं, तो उस वक्त ये वायरस आपकी बॉडी में मौजूद रहता है। ये वायरस ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से क्लियर नहीं होता। इसके लिए स्पेसिफिक किस्म की एक एंटीवायरल मेडिसिन है, वो यूज़ करनी पड़ती है और उसके बाद ही ये आपकी बॉडी से क्लियर होगा। जो उस 6 महीने तक क्या करें, तो उस 6 महीने में हम फिर इसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए, पीसीआर जिसको हम कहते हैं, उसके ज़रिए वायरस की फ़िज़िकल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर वो डिटेक्ट करते हैं। या थोड़ी देर बाद कर लेना, 10 मिनट तक कर लेना। उसके बाद ये है कि
ये सैनिटरी वर्कर था, ऑफिस को साफ़ करने आया था, मैंने उसे कहा था कि 10 मिनट तक आ जाए। एनीवेज, तो उसके बाद अगली चीज़ जो है वो ये है कि वायरस की डिटेक्शन हो जाती है, तो वायरस की ट्रीटमेंट होती है। इसके लिए स्पेसिफिक किस्म की, इस ज़माने में इसमें टीके लगते थे जो कि बड़े पेनफुल और बड़े एक्सपेंसिव होते थे। इंटरफेरॉन के टीके थे, पहले वो सिंपल इंटरफेरॉन थी, फिर पैगिलाइटेड इंटरफेरॉन के टीके आ गए, पैग इंटरफेरॉन जिसको कहते हैं, उसके टीके आ गए। और उसके बाद फिर अब बड़ी स्पेसिफिक किस्म की एंटीवायरल थेरेपी जो कि सोफोस्पेविर और वेल्पाटेस्विर पर मुश्तमिल होती है। पहले वेल्पा की जगह पे डेक्लाटेस्विर यूज़ होती थी, लेकिन डेक्लाटेस्विर के बारे में सुनने में आया कि ये जो पेशेंट्स रिस्क पे होते हैं फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, उसमें ये यूज़ नहीं होती। तो अब ये जो वेल्पा है, दिस इज़ गुड फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा पेशेंट्स, और द पेशेंट, वो पेशेंट जो कि इसके रिस्क पे ऊपर होते हैं। उससे आगे हमें एक पहले भी वीडियो कर चुके हैं जिसमें CLD से रिलेटेड ब्लड की चेंजेस थी, वो भी इसके साथ मिला के देखी जा सकती है। उसमें वायरस का एक इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर। मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। पेशेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमने एंटीवायरस ले ली, वायरस हमारी बॉडी से क्लियर आ गया, हमारे टेस्ट सारे नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन हमारा लिवर ठीक नहीं है, लिवर जो है वो सिकुड़ रहा है, या उसमें जो चेंजेस आ रही हैं वो बॉडी को डैमेज कर रही हैं। तो उसका एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कि आपकी बॉडी पे यहाँ पे अगर कोई चोट लग जाती है, कोई स्क्रैच लग जाता है, तो वो स्क्रैच विद इन फ्यू डेज आपकी बॉडी से क्लियर हो जाएगा। वो जब स्क्रैच क्लियर हो जाएगा तो वो उस स्क्रैच का निशान बाकी रह जाता है, यानी स्क्रैच में दर्द नहीं होगी, स्क्रैच का ज़ख्म क्लियर हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, लेकिन उस जगह पे जहाँ पे वो स्क्रैच या वो कट लगा था वहाँ पे निशान बाकी रह जाता है। वो उसका हीलिंग स्कार होता है बेसिकली, कि वो जो जिस जगह से वो हील हुआ है बॉडी में, जो डिस्रप्शन हुई थी बॉडी के अंदर, जो बॉडी टूटी थी, उसमें वो हीलिंग होती है। तो इसी तरह लिवर के अंदर भी ऐसे ही होता है। आपने ट्रीटमेंट ज़ाहिर है कि मैंने जैसे कि पहले बताया कि 6 महीने तो वैसे ही आप लेट हो गए, और उसके भी 6 महीने बाद आपने कभी टेस्ट करवाए या नहीं करवाए, तो आपको पता चलने में 6 महीने और लग गए। तो 1-2 साल यूजुअली हो जाते हैं पेशेंट को हमारे पास आने में। वजह उसकी हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस नहीं है, लोगों की प्रायोरिटीज़ नहीं है हेल्थ के ऊपर खर्च करने की। लोगों को ये होता है कि जो हेल्थ है उसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट ही खर्च करे, हमने खुद खर्च नहीं करना। लोग 2 लाख 3 लाख मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, सेल फ़ोन, आईफोन, मुख्तलिफ़ किस्म के सैमसंग और बड़े अच्छे अच्छे फ़ोन्स मार्केट के अंदर हैं, लेकिन वो 2000 रुपया अपने टेस्टिंग के ऊपर नहीं लगाते। ये एक लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, ये एक डायलेमा है ये। और उसके बाद ये है कि ये जो एंटीवायरल थेरेपी है, दिस इज़ वेरी चीप। आप समझ लें कि 10-12 हज़ार रुपया पर मंथ इसके एक्सपेंसेस हैं, और 3 महीने तक ये यूजुअली चलती है। 3 महीने में वायरस नेगेटिव हो जाता है। तो बात हो रही थी कि वो वायरस जो बॉडी है, वो वायरस ने जब आपकी बॉडी में आ गया, उसने आपके लिवर को डैमेज करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद फिर वो वहाँ ज़ख़म हो जाते हैं लिवर के ऊपर। एक लेमन लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ज़ख़म हो जाते हैं। वो जो ज़ख़म होते हैं, वायरस क्लियर हो गया लेकिन ज़ख़म क्लियर नहीं होते हैं, उनके स्कार्स बाकी रह जाते हैं। वो वही स्कार्स हैं जिनको हम फाइब्रोसिस, या लिवर की टर्म में हम जिनको सिरोसिस कहते हैं। जो सिरोसिस होता है वो लिवर का सिकुड़ा हुआ है, यानी कि आपने देखा होगा कि आपकी स्किन पे अगर कट लगे तो वो जगह थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। जब हील हो जाती है तो वो जगह थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, वो फैलती नहीं है, वो नॉर्मल नहीं रहती। इसी तरह लिवर में भी ऐसे होता है कि जहाँ पे वो कट लगेगा, जहाँ पे वो ज़ख़म होगा, वो जगह थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, वो जगह अपना नॉर्मल काम छोड़ देगी, और वो बाकी जगहों को भी, आसपास की जगहों को वो अफेक्ट करती है। उस जिस्म के अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो कि उस सिकुड़ाव को फर्दर फैसिलिटेट करते हैं, इवन इन द एब्सेंस ऑफ द वायरस। वायरस नहीं है लेकिन वो सिकुड़ाव का अमल जारी है और वो बढ़ रहा है। तो उसके लिए मेडिकेशन होती है, ज़ाहिर है कि वो अब देते हैं। लिवर जब सिकुड़ता है
तो आपकी बॉडी का जितना भी ब्लड है वो एक दफ़ा लिवर के अंदर से गुजरता है, और लिवर के अंदर आने से पहले वो आपके डिफरेंट जगहों से, फॉर एग्ज़ाम्पल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में से गुजरता है, वहाँ से लिवर में जाएगा, स्प्लीन से ब्लड जो है वो लिवर में जाता है। तो उससे जब लिवर सुकड़ाव का मुजाहरा करेगा तो वो ब्लड जो है, लेमन लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो वो बैक फ्लो करेगा। बैक फ्लो करेगा तो वो जहाँ जहाँ पे है उन जगहों को वो फुला देगा, ठीक है। उसके तौर पे स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाएगा, तिली बढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं, और वो तिली बढ़ के फिर उसके अपने डिसफंक्शंस और फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर, जो कि बॉडी को डैमेज करते रहते हैं। और फिर जो आपकी स्टमक के ऊपर फूड पाइप होता है, उसमें वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, स्टमक में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और इस तरह की चीज़ें फिर वो चलती रहती हैं। हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, और इवेंचुअली ये बहुत सीरियस हो जाता है। जो सबसे बड़ा, हेपेटाइटिस सी को फौरी तौर पर ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ कार्सिनोजेनिक वायरस, यानी कि इसके होने से आपकी बॉडी में कैंसर डेवलप होता है। सबसे जो फेमस कैंसर है जिसकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है हेपेटाइटिस सी के साथ, वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि जिगर का कैंसर जिसको कहते हैं। बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, उसका रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है। और उसमें और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज़ 100% फेटल डिजीज़, आपको नहीं छोड़ेगा। चाहे 1 साल में आपको ले जाए, चाहे 2 साल में ले जाए, चाहे 3 साल में ले जाए, ये आपको ज़िंदा नहीं रहने देगा। तो इसलिए जो लिवर है, जो हेपेटाइटिस सी है, उसको, उसका ट्रीटमेंट मौजूद है, 30-40 हज़ार में ट्रीटमेंट हो जाता है। और एक दफ़ा आप उसको इग्नोर करेंगे तो फिर वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो लाखों रुपए इसके ऊपर लगते हैं, बल्कि मिलियंस के अंदर पैसे लगते हैं, और तकलीफ़ जो है वो अलहदा है, जान अलहदा से जाती है। तो उसके अलावा ये है कि हेपेटाइटिस के साथ कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, जैसे थायराइड फंक्शन होता है, उसको देखना पड़ता है, गले के दूध होते हैं, उनकी पीरियडिकली टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं, लिवर के टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स साथ साथ चलते हैं, इसकी ट्रीटमेंट, इसकी मॉनिटरिंग में 3-4 महीने के लिए चलते हैं। और इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, वाइट सेल, प्लेटलेट्स, वो भी, उनमें भी चेंजेस आती हैं, जो कि मैंने CLD वाले वीडियो के अंदर वो बड़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये था हेपेटाइटिस सी के हवाले से। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनका हम इंशाल्लाह जवाब देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।